हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस प्रणाली की चुनौती एवं पुनर्स्थापना। तो ये जो कि चैप्टर क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर है, आप लोग के डिमांड के साथ में यह चैप्टर आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम पढ़ेंगे नेहरू के बाद राजनीति में क्या करवट ली, यानी जब नेहरू जी के मृत्यु हुए उसके बाद राजनीति में कौन नेता चुने गए, कौन प्रधानमंत्री बने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि विपक्ष की एकता, यानी जो विपक्ष के पार्टी हैं वो एकजुट होकर जो कांग्रेस पार्टी है उसके विरोध में खड़ा हो गए और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, यानी जो कांग्रेस था वो बहुत ही ज्यादा बिखर गया था। आगे हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नए कांग्रेस किस तरह की चुनौतियों से उभरी, और अंत में देखेंगे कैसे नए नीतियों, यानी जो नीति होते हैं, विचारधारा होते हैं, उससे कांग्रेस के जो पुनर्वापसी हुई, ये आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, यानी जब नेहरू जी की मृत्यु हुई उसके बाद राजनीति में कौन खड़ा होगा, कौन इसमें पीएम बनेगा। तो 1964 में नेहरू की मृत्यु हो जाती है। नेहरू की मृत्यु कब होती है? 1964 में होती है। उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद कौन आते हैं? लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। तो देखिए, 1960 के दशक को हम खतरनाक दशक भी कहते हैं, क्योंकि इस दशक में यानी 1960 से लेकर 1970 के बीच हमें देखने को मिलता है गरीबी, क्षेत्रीय विभाजन, सांप्रदायिक एवं गैर बराबरी देखने को मिलता है। इसीलिए इस दशक को हम कहते हैं खतरनाक दशक। और खास तौर पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु भी इसी दशक में हमें देखने को मिलता है। तो नेहरू के बाद हमें शास्त्री जी पीएम मोदी के तौर पर देखने को मिलता है, और जो शास्त्री जी हैं वो एक निर्विरोध नेता है, यानी उसके विरोध में कोई और नेता खड़ा नहीं हुआ। शास्त्री जी जो थे वो उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे और वो एक पहले रेल मंत्री हुआ करते थे। रेल में किसी प्रकार की गड़बड़ी, घोटाले होने के कारण उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सभी मंत्रियों ने सुनिश्चित किया कि जो शास्त्री जी हैं बड़े ही नेक इंसान है, इन्हें हम पीएम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 1964 से 1966 तक वो पीएम रहे। कब से कब तक? 1964 से 1966 तक वे पीएम रहे। तो इतना ही कम दिनों में आखिर उसने पीएम वाला पद क्यों छोड़ा? तो उसने पीएम वाला पद छोड़ा नहीं, बल्कि उनका अचानक देहांत हो गया सा। तो देखिए, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो आखिर वो ताशकंद क्यों गए? अपने भारत को छोड़कर वो ताशकंद क्यों गए, ये एक चर्चा का विषय रहा। तो देखिए, उस समय 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा था। इसलिए वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद याकूब खान से मिलने गए युद्ध समाप्ति के विषय में, और उन्हें अचानक वहां मृत्यु हो जाती है। जो ताशकंद है वो आज के उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और वह पहले सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के एक भाग हुआ करता था। तो देखिए, इन्हीं 2 सालों में 1964 से 1966 के बीच उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। जैसे सबसे पहले भारत और चीन का युद्ध हमें देखने को मिलता है, फिर भारत सूखाग्रस्त पड़ गया, और फिर 1965 में पाकिस्तान से हमें युद्ध देखने को मिला। ठीक है। और इन्हीं बीच उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, क्योंकि बिना जवान के हम युद्ध को नहीं जीत सकते एवं किसान के बिना हम अनाज का उत्पादन नहीं कर पाते। तो इसी कारण उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। फिर इनकी तो मृत्यु हो जाती है 1966 में। फिर शास्त्री के बाद आते हैं इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी निर्विरोध नहीं, बल्कि उसके विरोध में हमें एक फेमस मोरारजी देसाई देखने को मिलता है। और मोरारजी देसाई उस समय के बम्बई प्रांत के सीएम रह चुके थे।
और ये जो हम बम्बई बोल रहे हैं यह वर्तमान में मुंबई हो चुका है, मुंबई हो चुका है। बम्बई जो कि महाराष्ट्र एवं गुजरात से मिलकर बना था। तो उस समय इंदिरा गांधी की ही जीत हुई। मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी की लड़ाई में इंदिरा गांधी की ही जीत हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय गुप्त मतदान के माध्यम से सीटों को जीतने में सफल हुई। और इंदिरा गांधी जो कि नेहरू की बेटी थी एवं कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी थी, साथ ही साथ वह जो शास्त्री जी थे उसके मंत्रिमंडल में वह सूचना मंत्रालय का काम संभाल रही थी। इस कारण से उन्हें जीत का मुंह देखना पड़ा, यानी जीत देखने को मिला। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। फिर अब इंदिरा गांधी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लेडी आयरन के नाम से विख्यात है इंदिरा गांधी। तो उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से काम किए वो हम इस छोटे से ही 10 पॉइंटों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था, सॉरी, वह 1984 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह 2 बार पीएम रह चुके थे, एक 1966 से 1967 तक और एक बार 1980 से 1984 के बीच। तो देखिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदारी यानी भाग लिया था और 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद में भी रही। 1964 से 1966 में शास्त्री के मंत्रिमंडल में वह सूचना मंत्रालय के काम संभाल रही थी और फिर आम चुनाव में वो विजय भी रहा। गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 के युद्ध का जीत का श्रेय उन्हीं को ही दिया जाता है। और उन्होंने प्रिवी पर्स की समाप्ति भी की। प्रिवी पर्स क्या होता है? ये महाराजा एवं राजा महाराजाओं के जो विशेष अधिकार हुआ करता था उसका एक उनकी समाप्ति के लिए उन्होंने विशेष अधिकार हुआ करता था उसकी समाप्ति किया। तो अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उन्हीं ने किया था एवं आणविक परीक्षण जो कि पोखरण आपने नाम सुना है उन्हीं के कार्यकाल में हमें देखने को मिलता है। आणविक परीक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में कदम उन्होंने निभाए और 31 अक्टूबर 1984 में उसकी हत्या हो जाती है। फिर देखते हैं हम आम चुनाव। आम चुनाव से श्रेय जाता है चुनाव से। तो 1967 में होता है चौथा आम चुनाव। चौथा आम चुनाव हमें देखने को मिलता है। चुनाव का संदर्भ क्या था न, यह एक गैर कांग्रेसवाद था। गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है कि इसमें कांग्रेस नहीं बल्कि सभी पार्टियों का हमें दबदबा देखने को मिलता है। तो राम मनोहर लोहिया ने नाम दिया क्या? गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद नाम किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिला लेकिन 7 राज्यों में उन्हें बहुमत देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा क्षेत्रवाद हमें देखने को मिलता था। बहुत ही सारे राज्यों में हमें भाषा के आधार पर राज्य की मांग देखने को मिल रहा था। जैसे कि एक फेमस राज्य है तमिलनाडु, उस समय उन्हें हम मद्रास प्रांत के नाम से जानते थे। तो मद्रास प्रांत के एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पूर्व बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रहा, क्योंकि हिंदी विरोधी भाषा का नेतृत्व कर रहा था। उस समय वह जो हिंदी भाषा था उसका विरोध कर रहा था, इसलिए वहाँ जो भी नेता खड़ा हुए उन्हें बहुमत मिल गया। इस गैर कांग्रेस दल को पहली बार बहुमत मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गठबंधन। तो देखिए गठबंधन जो कि भारत के लिए एक बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। हमारा भारत हाल ही में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1967 में गठबंधन की सरकार हमें देखने को मिलता है, जो कि विधायक दल का सरकार होता है। सभी विधायक मिलकर गठबंधन का निर्माण किए। इसी में हम दल बदल भी देखते हैं। दल बदल का मतलब क्या होता है? एक दल का नेता दूसरे दल में चल जाता है। एक दल का नेता दूसरे दल में चल जाता है। इसमें हम आयाराम गयाराम शब्द से भी परिचित होते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि कांग्रेस का विभाजन, जो कि कांग्रेस था वो अंदर ही अंदर में बहुत ही ज्यादा टूट गया था।
जैसे कि हम सिंडिकेट देखते हैं। सिंडिकेट क्या है ना, सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस के भीतर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं के समूह को हम क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट। तो देखिए, राष्ट्रपति की हो जाती है मृत्यु। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट के लोकसभा अध्यक्ष, सिंडिकेट जो था यानी सिंडिकेट का मतलब ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं के समूह के जो अध्यक्ष थे एन संजीव रेड्डी, वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए। और इधर से जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने भी वीवी गिरी को खड़ा किया राष्ट्रपति के लिए। और वीवी गिरी जो थे वह उस समय उपराष्ट्रपति के पद में विद्यमान थे। तो इसमें तो आखिर जीत किसका हुआ वो हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम चलिए देखते हैं मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई दोनों चुनाव लड़े थे। उस समय मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत से सीएम रह चुके थे, लेकिन समय बीतता गया वह एक उप प्रधानमंत्री के पद में आए एवं वित्त मंत्री भी बने। और उन्होंने समझ लिया कि अब हम सरकार में नहीं रहेंगे। और 1971 का चुनाव फिर आ जाता है। 1971 का चुनाव आ जाता है और कांग्रेस का पुनर्स्थापना हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 1970 के लोकसभा भंग की सिफारिश कर दी किसने, न इंदिरा गांधी ने, क्योंकि अंदर ही अंदर में पूरा कांग्रेस में फूट पड़ गया था। इसीलिए उन्होंने 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश दी एवं पांचवें आम चुनाव की बात स्टार्ट हो गया। यानी 1971 में पांचवा आम चुनाव करने के लिए उन्होंने कहा। इस बीच एक शब्द हमें देखने को मिलता है, ग्रेट अलायंस। ग्रेट अलायंस क्या होता है ना, ग्रेट अलायंस जो है यह गैर साम्यवादी एवं गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रेट अलायंस कहते हैं। यह अलायंस इंदिरा गांधी को हराने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी इतना जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उन्होंने घूम घूम कर देश भर में नारा दिया, गरीबी हटाओ, क्योंकि उस समय गरीबी हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। और विपक्ष के जो ग्रेट अलायंस था उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। ठीक है, परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार हुई। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 में वहाँ राजनीतिक एवं सैन्य संकट आया और उस देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपना दांव खेला। और फिर 1972 में राज्य विधानसभा के चुनाव में उसकी पार्टी जीती, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को जब जिताया तब पता चला कि इंदिरा गांधी की सरकार एक बहुत ही ताकतवर है। और इंदिरा गांधी रूस के साथ भी अच्छा संबंध रखती थी, यानी उस समय सोवियत संघ। और फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना, यानी कांग्रेस फिर से मजबूत हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं इंदिरा और सिंडिकेट, जो कि कांग्रेस के बीच एक फूट पड़ गया था। और ये पांचवें आम चुनाव में हमें फिर से कांग्रेस मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई हमें गुट देखने को नहीं मिला। तो इसी के साथ यह चैप्टर हो जाता है समाप्त। और हम चलिए आप लोग के सामने एक मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर हो सके तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आप उत्तर को लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 में जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को आपके सामने मैं पढ़ लेता हूं। तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई। तो साफ हमने देखा कि 1970 के दशक जो था उस समय इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा की। उन्हें एक महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र देश बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इसलिए इंदिरा गांधी एक फेमस लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए पीटी के प्रश्न को भी आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है पृथ्वी वर्ष, जो कि राजा महाराजा के विशेषाधिकार थे। और जो कि कथन दो है, इसकी समाप्ति का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और डी इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो सही कथन का आपका चयन करना होता है। तो चलिए इसी के साथ यह प्रश्न के साथ साथ हमारा चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। यह चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 12 का कांग्रेस प्रणाली चुनौती एवं पुनर्स्थापना वाला चैप्टर है।
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के सामने इसी प्रकार के और भी नए वीडियो लाने का प्रयास करूँगा।